डियर स्टूडेंट, यह प्रश्नावली 1A का वीडियो नंबर पार्ट 2 है। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए, यह प्रश्न संख्या 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रश्न 8 से लेकर के 14 तक के प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे, यानी पूर्णतः यह प्रश्नावली आपका समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में। तो देखिए, 8वां प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। अगर हम 18 और 117 का HCF निकाल दें तो वह 18m-117 के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि इसका जो HCF है 18 और 117 वह 18m और -117 के बराबर है, ठीक है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये बराबर है तो आपका m का मान ज्ञात कीजिए। फिर साथ ही 18 और 117 का HCF भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 18 और 117 का HCF निकालेंगे। तो 18 का अगर हम फैक्टर करें तो हम पाते हैं कि 2 9 फिर 3 3, ठीक है। फिर 117 को अगर हम फैक्टर करें तो पाते हैं 3 से, 3 3 9, फिर यहाँ 2 बचेगा 7 है, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 कम, फिर 3, फिर यहाँ पे अब 13 से कट जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 18 का फैक्टर जो है 2 3 3, फिर 117 का 3 3 1 13, इतना हो गया। यहाँ पे HCF हम बता चुके हैं क्या होता है। HCF जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए 3 3 कॉमन है, फिर 3 3 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 9 हो गया। अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि ये जो HCF है इसके रूप में लिखा गया है, तो 18m-117 बराबर 9 लिख देंगे, क्योंकि इसके रूप में लिखा गया है। 18 और 117 के HCF को इसके बराबर लिखना है हमको, तो हमने लिख दिया है। अब देखिए 18m बराबर इसलिए लिखना है क्योंकि इस प्रश्न में कहा गया है कि 18 और 117 के HCF को इसके रूप में लिखा गया है। इसके रूप का मतलब कि इसके बराबर लिखा गया है, इसलिए हम बराबर लिख दिए। फिर 117 को जब उधर हम ले जाएंगे तो देखिए ये माइनस का है, तो माइनस है, तब जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 117 प्लस 9, यहाँ माइनस है तो यहाँ लेकर गए हैं तो प्लस, लेकिन प्लस का चिन्ह हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 18m हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16 2 126 होगा, ठीक है। तो जब 126 हो गया तो यहाँ से m का मान निकालने के लिए हम m को रोक कर 18 कर को हम उधर भेज देंगे, तो 126/18 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए अगर हम 6 से काटें तो देखिए 6 दूनी 12, 6 1 कम, फिर 6 3, फिर 3 से काटें 3 9 3 7 21, सॉरी, तो यहाँ m का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। अब हमको LCM भी ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए आपको हम फार्मूला बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या कौन कौन से हैं, 18 है और 117 है। देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे 18 और 17 है। फिर उसके बाद से HCF हम निकाले हैं यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे LCM हमको पता करना है। अब इस 9 को जब उधर भेजेंगे तो देखिए गुणा के रूप में है, तो इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो हमको LCM मिलेगा, देखिए 18 गुणे 117/9, फिर 9 एकम 9 9 दूना, तो यहाँ पे 2 मिला और यहाँ 117, इसमें गुणा कर देंगे तो 7 के साथ 7 14 और 2 एकम 2 2 1 3 234। तो आपका LCM यहाँ पे आ गया 234, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं हम लोग।
देखिए 9वां प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर n का मान हम 1 2 3 4 5 प्राकृतिक कोई संख्या रखें तो जो इसका घात लगेगा, तो अगर घात उसका विस्तार किया जाए तो संख्या का इकाई अंक शून्य होगा, ये पता करना है। तो चलिए हम विस्तार से इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 के यहाँ पे 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आता है। फिर 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो क्या होता है, 2 गुणे 3 के पावर n। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं 6 पावर n का इतना गुणनखंड हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आता। ठीक है, फिर अतः 6 के पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, यह संभव नहीं है ही नहीं इसका गुणनखंड में 5, क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं 2 3 के घात होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर n लगा दिया तो 2 के घात n होगा और 3 के घात n होगा। 5 का घात यानी 5 है नहीं तो 5 के घात कोई है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं 2 3 के घात होंगे, अतः कोई भी संख्या n एलिमेंट n ऐसा नहीं है। यानी कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या का अवयव प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ऐसा नहीं है जो कि 6 पावर n में 0 अंक पर समाप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे क्वेश्चन में इतना आपको लिखना पड़ेगा और इसको आप एक बार समझ लेंगे तो लिख देंगे। देखिए एक कहा जा रहा है कि 6 पावर n है, तो n का अगर हम वैल्यू 1 रखें 2 रखें 3 रखें तो अगर उसका जिस इस तरह 6 पावर n रखें तो 6 आ रहा है, 6 पावर 2 रखें तो 36 आ रहा है, 6 पावर 3 रखें तो 36 में 6 का गुणा 6 दूनी 12, अच्छा 36 36 6 36 18 19 20 21 216 आ रहा है। यहाँ इकाई का संख्या क्या 0 पे शुरू हो रहा है? कभी नहीं। तो यही आपको दर्शाना था। तो फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ 6 पावर यहाँ पे 6 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 3 आ रहा है। 6 पावर n के अगर अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 गुणे 3 आ रहा है और उसका घात n है। यहाँ 6 पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आता। जब किसी के गुणनखंड में 5 आ जाएगा तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है। अतः 6 पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड है, यह संभव ही नहीं है क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं 2 3 के घात होते हैं। अतः कोई भी संख्या n एलिमेंट n ऐसा नहीं है जो कि 6 पावर n में 0 अंक पर समाप्त है। ठीक है, तो चलिए हम 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न में देखिए कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या करना है इसका 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं, ये आपको दिखाना है। तो चलिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। ठीक है, अब इसमें हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो 13 जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा 7 गुणे 11 गुणे 11 या प्लस का है। ठीक है, 11 प्लस का है, यहाँ पे 1 मिलेगा। अब फिर यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, तो 13 हो गया। अब 7 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 77 धन 1। फिर यहाँ पे 13 गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। अब इन सब का जब गुणा करेंगे हम तो 1014 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 1014 के इतने गुणनखंड हैं, तो यह संख्याएं क्या है, भाज्य हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे जो एक भाज्य होता है। फिर इसका अगला पार्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, लिख लें 7 गुणे
6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 कॉमन ले रहे हैं, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 5 कॉमन है तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, 3 गुणे 2 धन 1। अब यहाँ पे 5 गुणे, यहाँ पे इसका पूरा का गुणा करके एक जोड़ करके अगर हम लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1009। आप गुणा कर लीजिएगा, हम गुणा कर लिए हैं। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 गुणे 1009, इसका अगर हम गुणा करें तो पाते हैं हम 5045, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यही हमको दिखाना था, यही हमको व्याख्या करना था। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 11वां प्रश्न, इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लिया कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले कुछ हम बताते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। देखिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, फिर और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। ठीक है, एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट, यहाँ पर भी वही सेम है, इसलिए हम ऐसे कामा करके लिख दिए हैं। तो इसका मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ भी लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए फिर अब देखिए कहा जा रहा है। अब देखिए सोनिया और रवि एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो अगर उनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम अगर निकाल देते हैं तो दोनों एक ही समय पे कब वो मिल रहे हैं ये पता चल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं 18 और 12 का एलसीएम। तो 18 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 मिलेगा। 12 का अगर करते हैं तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम अगर निकालते हैं तो 2 गुणे फिर 2 गुणे 3 गुणे 3 मिलेगा, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, तो 36 मिनट लगेंगे। दोनों एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब देखिए 12वां प्रश्न। इस तरह के प्रश्न हम पीछे बता चुके हैं, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो हम बताए थे कि y के कितने पार्ट यहाँ पे हैं, 2 पार्ट। अगर इसकी हम मल्टीप्लाई कर दें तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए y का अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे y का वैल्यू निकालें तो 5 गुणे 13 कर देंगे, तो y का वैल्यू हो गया 13 5 65, एक ये वैल्यू हो गया। फिर अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का अगर निकालना होगा तो 3 गुणे 195 कर देंगे। अब इसका गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे x जो है 2 पार्ट है यहाँ पे, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। अब 5 3 15, फिर 9 3 27, 27 1 28, फिर 3 2 5, 5 85। तो इस तरह से आपका 12वां प्रश्न हो चुका। ये x का वैल्यू है 585 और y का 65। तो चलिए हम आगे अब देखते हैं 13वां प्रश्न को। चलिए 13वां प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी देखिए पिछले क्वेश्चन
हम बताए हैं, पीछे के क्वेश्चन में बताए हैं इसी तरह के क्वेश्चन। तो ठीक जिस तरह से वो क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे। तो देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है क्यों है। तो यहाँ पे देखिए 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11 कर लेंगे। यहाँ पे 11 अगर कॉमन ले हम तो मिलेगा 7 गुणे 13 धन 1। यहाँ पे 11 गुणे 13 का अगर 7 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 13 का 13 3 24 30 39 54 53 55 57 57 91 और प्लस का 1 कर देना है। तो यहाँ 11 गुणे 92। अब 92 और 11 का गुणा करना है हमको। हम देख रहे हैं यहाँ पे 1012 मिल रहा है गुणा करने पर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम देख रहे हैं 1012 की जो संख्या का गुणनखंड है ये 7 गुणे 13 गुणे 11 और 11 हैं। तो इसलिए संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है, यही बस लिखना है, भाज्य संख्या है। आप इतना कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3। इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। फिर यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 धन 1। अब यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे 7 6 42, अब 42 में 5 का गुणा, तो इसका पूरा का गुणा कर देंगे तो 1600 कितना आएगा, 1681 आएगा। गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 1681। अब इसका गुणा कर देंगे तो 3 8 3 24, 24 को 4 हासिल 2 6 18 2 20 0 और 3 2 5, आपका आया 5043। हम देख रहे हैं कि 5043 के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5043 के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्याएं भाज्य है। ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है। बस यही इसका व्याख्या करना था। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग है और एक ही प्रकार के कई क्वेश्चन दिए हैं, तो पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। और यह प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए ठीक इसी तरह से भी देखिए किस तरह से करते हैं इस प्रश्न को। इसमें दिया गया कि नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान याद कीजिए। पहले आपको x और y के देता था, अब क्या है x, y, z तीनों का मान याद करना है। तो हम बताए थे कि ये जो संख्या है इसका 2 पार्ट है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो चलिए 161 किसके बराबर हो जाएगा, 7 गुणे z के बराबर। अब हमको z का जब वैल्यू निकालना है तो 161 यानी 7 को उधर भेजेंगे तो अपान में 7 हो जाएगा। अब 7 से जब 161 को काटेंगे तो 7 1 दूनी 14, यहाँ पे 2 बचेगा और 7 तरीके, यानी z का वैल्यू आ गया 23। इसी तरह से अब आपको इसका y का वैल्यू निकालना है। तो y का जब वैल्यू निकालेंगे तो 7 गुणे 161 हो जाएगा। अब y का वैल्यू निकाल दीजिए, इसी का गुणा कर दीजिए। 7 7 6 के 42 और 7 4 11, यानी 1127 आ गया। फिर इसी तरह से x का अगर वैल्यू निकालना है तो आप गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 3 3 8 1, तो 2 8 दूनी 16, 16 को
6 दूनी 6, 6 1 7 दूनी 6। ये x का वैल्यू ये हो गया, ये x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू। तो इस तरह से यह प्रश्नावली पूरा आपका समाप्त हो चुका है। अब अगला वीडियो हम अगले एक्सरसाइज का अपलोड जल्द ही करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहिए।